आप सबों का सिविलियंस में स्वागत है। पिछला क्लास में हम लोग एक क्वेश्चन को पढ़ रहे थे। टॉपिक था हमारा कला और साहित्य, और इस क्वेश्चन को हम लोग इनकम्प्लीट छोड़े थे। आइए इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन ये था कि स्थापत्य कला के विशेष संदर्भों में चोलों की सांस्कृतिक उपलब्धियों का वर्णन करें। तो आइए इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो चोल राजा जिस प्रकार अपनी विजयों और शासन प्रबंध के लिए प्रसिद्ध थे, उसी प्रकार साहित्य और कला को प्रश्रय देने के लिए भी प्रसिद्ध थे। उनके समय में संस्कृत और तमिल दोनों ही भाषाओं और साहित्यों का विकास हुआ था। संस्कृत का भी विकास हुआ था और तमिल का भी विकास हुआ था। कला के क्षेत्र में अपने विशाल और भव्य भवनों और मंदिरों तथा धातु और पत्थर की बनी अनेक सुंदर मूर्तियों के लिए वे विख्यात थे। यानी कि इस शासनकाल में जो मंदिर बनाया गया था वो काफ़ी विशाल और भव्य है। यानी कि भव्य मंदिर भी बनाया जा रहा है और भवन भी बनाया जा रहा है। अब किस प्रकार से मंदिर था, कितना भव्य था, हम लोग आज देखेंगे। चोल काल के प्रारंभिक स्मारक पड्डुकोट्टी नामक स्थान से प्राप्त होते हैं। ये आपको सीधा याद रखना है। यहाँ विजयपाल द्वारा नरतामलाई में बनवाया गया चोलेश्वर मंदिर प्रसिद्ध है। आदित्य प्रथम के समय तिरुक्कट्टले का सुंदरेश्वर मंदिर निर्माण की द्रविड़ शैली का अच्छा उदाहरण है। अब द्रविड़ शैली क्या होता है हम लोग देखेंगे अभी इसको। एक्चुअली जितना भी मंदिर इस साम्राज्य में बनाया जा रहा है वो सारा का सारा द्रविड़ शैली में ही है। परांतक प्रथम के समय निर्मित श्रीनिवासनल्लूर का कोरंगनाथ मंदिर प्रसिद्धतम है। चोल मंदिरों में गर्भगृह के ऊपर बहुमंजिला विमान और विस्तृत आंगन, ऊपर गुंबदाकार शिखर चोल मंदिर की मुख्य विशेषताएं हैं। ये सब अभी हम लोग समझेंगे अच्छी प्रकार से। राजाराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम दोनों ही शैव धर्म के अनुयायी थे, यानी कि ये लोग शैव धर्म को मानता था। उन्होंने कई मंदिरों और भवनों का निर्माण कराया था। अब जो सबसे प्रसिद्धतम मंदिर है पूरे चोल साम्राज्य में वो है तंजौर में स्थित राजराजेश्वरी या फिर बृहदेश्वर मंदिर, और इसका जो निर्माण है ये राजाराज प्रथम ने करवाया था। अब इसका विशेषता क्या है, तो इसका विमान 82 फीट के आधार पर 190 फीट ऊंचा है और इसमें 13 तल है। इसके शीर्ष पर एक पत्थर का बना 25 फीट ऊंचा और 80 टन भारी है। तंजौर में दूसरा भव्य मंदिर है सुब्रमण्यम का, और राजेंद्र ने अपनी नई राजधानी गंगेकोंडचोलपुरम में कई राजप्रसाद भी बनाए थे और मंदिर का भी निर्माण किया था। देखिए इस पूरे पैराग्राफ में हमें मंदिर का जो स्वरूप था उसको समझना है, और हम लोग समझने के लिए राजराजेश्वरी मंदिर या फिर बृहदेश्वर मंदिर को लेते हैं। तो ये जो फिगर आप देख पा रहे हैं ये है हमारा राजराजेश्वरी मंदिर या फिर बृहदेश्वर मंदिर। एक इमेज ये है और एक इमेज ये रहा, ये सेम मंदिर है। तो इस मंदिर को देखकर ही आपको इसका विशालता, यानी कि कितना विशाल है यह मंदिर, इसकी विशालता का आपको अंदाज़ा लग गया होगा। देखिए ये जो पिरामिड है ये इस पिरामिड का बात कर रहा है, इसको देखिए। और ये जो गुंबद का शेप है इसको देखिए। ये गुंबद का शेप ऐसा लिखा गया है कि लगभग 80 टन ये भारी है। 80 टन समझ सकते हैं आप, यानी कि 80 × 1000 किलो केजी में, यानी कि 80,000 किलो इसका वज़न है। और इतना विशाल गुंबद को यहाँ पे स्थापित किया गया है, और उसके नीचे है ये पिरामिड के शेप का विशाल स्वरूप, इसे आप लोग देख पा रहे होंगे। और इसके नीचे ये हमारा गर्भगृह है ये, और ये ऊपर का जो शेप है ये स्क्वायर के शेप में है ये, और इसी के ऊपर ये जो पिरामिड शेप में है
ये स्थापित किया गया है। अब यहाँ पे आप 2 ठो इमेज देख पा रहे होंगे। तो ये इसका प्रवेश द्वार है इस मंदिर का। ये इस प्रवेश द्वार को आप देख पा रहे होंगे। प्रवेश द्वार को ही गोपुरम कहते हैं, गोपुरम। और ये भी काफ़ी विशाल हुआ करता था। और इस मंदिर में इस इमेज में अगर आप देख पा रहे होंगे तो मंदिर में बहुत सारा यहाँ पे कलाकारी किया गया है। ये सब आप मूर्ति सब देख पा रहे होंगे। ये यानी कि कितना अच्छा से यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है। और जो मूर्ति यहाँ पे बनाया गया है इन सब को देखिए। और इवन जितना सारा इसके अंदर पिलर है, पिलर जैसे कि मान के चलिए ये दीवार है, ये द्वार है अंदर घुसने के लिए। तो यहाँ पे अगर कोई पिलर स्थापित किया गया है तो उसमें भी बहुत अच्छी प्रकार से कलाकारी किया गया है। ये सब में कुछ डिज़ाइन बनाया गया है, कुछ प्रतिमा बनाया गया है, इस प्रकार से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये सब खासियत है इस काल के मंदिरों में। और ये जो मंदिर आप देख पा रहे हैं, ये सब मंदिर, यही है द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली, ये सब मंदिर द्रविड़ शैली में स्थापित किया गया है। द्रविड़ शैली का कुछ जो पॉइंट है आप दिमाग में रखिएगा। तो सबसे पहला पॉइंट कि इसका जो आधार होता है वो वर्गाकार शेप होता है। वर्गाकार, अच्छी प्रकार से लिख देता हूँ। जो इसका आधार होता है जिस पर पिरामिड टिका रहता है वो होता है आपका वर्गाकार। सेकंड, जो गर्भगृह होता है, यानी कि ये पिरामिड का बात कर रहे हैं, ये गर्भगृह के ऊपर आपका स्थापित होता है। तो सेकंड विशेषता है गर्भगृह के ऊपर का भाग कौन सा शेप में रहेगा? तो पिरामिडाकार, पिरामिडानुमा, पिरामिड शेप में। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। साथ ही साथ और ये आपको याद रखना है कि जितना सारा यहाँ पे मूर्ति या फिर जितना सारा यहाँ पे डिज़ाइन वगैरह बनाया गया है, जैसे कि ये सब जो आप देख पा रहे हैं मंदिर में कंप्लीट, तो ये सब भी कहीं ना कहीं इसी का एग्जाम्पल है द्रविड़ शैली का। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं। तो ये हमने देखा राजराजेश्वरी मंदिर या फिर बृहदेश्वर मंदिर के बारे में और उसका कुछ इमेज हमने देखा। अब एक चीज़ समझिए आप, चोल साम्राज्य में आपको तीन विशाल मंदिर देखने को मिलेगा। विशाल या फिर भव्य मंदिर। और इनमें से जो सबसे पहला है वह है बृहदेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर। एक बृहदेश्वर मंदिर आपका तंजावुर में स्थित है, तंजावुर में। और दूसरा है आपका, दूसरा भी आपका बृहदेश्वर मंदिर ही है, बृहदेश्वर मंदिर, लेकिन ये आपका स्थित है गंगई कोंड चोलपुरम में। गंगई कोंड चोलपुरम में। और तीसरा आपको मिलेगा ऐरावतेश्वर मंदिर, ऐरावतेश्वर मंदिर, और ये आपका स्थित है तंजावुर में। बस अगर स्थापना का बात करें तो इस मंदिर को, ये वाला, इसको बनाया गया था राजाराज प्रथम द्वारा, राजराज प्रथम। इस मंदिर को बनाया गया था राजेंद्र प्रथम, और इस मंदिर को बनाया गया था राजराज द्वितीय। ये इसको आप कॉपी में अलग से लिख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। आइए अब हम लोग अपना पैराग्राफ को आगे बढ़ाते हैं। तो हमने बृहदेश्वर मंदिर या फिर राजराजेश्वर मंदिर के बारे में अच्छी प्रकार से देख लिया। अब आगे है ये गंगो कोंड चोलपुरम, यानी कि ये भी बृहदेश्वर मंदिर ही है लेकिन गंगई कोंड चोलपुरम में स्थित है।
तो उस मंदिर के बारे में हम लोग कुछ विशेषता देखते हैं। तो देखिए, जितना भी मंदिर यहाँ पे स्थापित है सब की विशेषता एक ही प्रकार से मिलेगा आपको। तो गंगईकोंडचोलपुरम का मंदिर 340 फीट लंबा तथा 110 फीट चौड़ा है। साइज का थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, लेकिन शेप सब में सेम ही मिलेगा। इसका 8 मंजिला पिरामिडाकार विमान 100 वर्ग फीट के आधार पर बना और 86 फीट ऊंचा है। यानी कि उसी प्रकार से हमने जो मंदिर सब देखा सेम उसी प्रकार का बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि ये जो पिरामिड है इसका शेप दिया गया है। ये इस पिरामिड का शेप का बात कर रहा है, जो कितना है 110 वर्ग फीट के आधार पर। यानी कि पिरामिड किस पर स्थित है? वर्गाकार शेप पर। तो उसका आधार है 100 वर्ग फीट, यानी 100 × 100 का, उस पर यह पिरामिड टिका हुआ है। तो 100 वर्ग फीट के आधार पर बना है और 86 फीट ऊंचा है, ऊंचाई की बात कर रहा है। इस पर 175 फीट × 95 फीट के आकार का महामंडप है। मंडप व गर्भगृह को जोड़ने वाला गलियारा जिसकी छत सपाट है, और यह मंदिर चोल कला की भव्यता एवं आकर्षण को दर्शाती है। तो यही मंदिर का बात कर रहा है। इसी प्रकार से ये पिरामिड का बात कर रहा है, जो कि ये जो वर्गाकार शेप देख रहे हैं आप नीचे, इस पर बसा हुआ है और देख पा रहे हैं। और यहाँ पे जितना सारा छत बना हुआ है, ये सब सपाट है। और जिस प्रकार से मंदिर यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये देख सकते हैं आप, ये मंदिर, तो ये इसकी विशालता को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब राजेंद्र चोल ने जो बनाया था इरातेश्वर मंदिर, राजेंद्र प्रथम द्वारा नहीं, राजाराज द्वितीय द्वारा इरातेश्वर मंदिर बनाया गया था। वो भी तंजौर में स्थित है। तो दारासुरम का इरातेश्वर मंदिर, त्रिभुवन का काम्भेरेश्वर मंदिर इसके अच्छे उदाहरण हैं। ये जो दारासुरम जगह है यह भी आपका तंजौर में ही है। तो तंजावुर का जो एग्जैक्ट लोकेशन का अगर हम लोग बात करें तो दारासुरम में आपका इरातेश्वर मंदिर है, जो कि राजाराज सेकंड के द्वारा बनाया गया था। और वहीं पे है आपका त्रिभुवन का काम्भेरेश्वर मंदिर। तो ये भी आपका इस काल के मंदिर कला का एक अच्छा उदाहरण है। यानी कि राजेंद्र चोल ने तो अपना मंदिर सब बने भी किया था। तो राजेंद्र चोल के बाद जो भी शासक आए तो उनमें से एक था राजेंद्र द्वितीय। हाँ, तो राजेंद्र चोल के बाद आए राजाराज द्वितीय, जिसने इस मंदिर का निर्माण किया था, इरातेश्वर मंदिर, आपको याद रखना है। तो इस प्रकार से हमारा मंदिर का जो प्रमुख विशेषता था और जो प्रमुख मंदिर था, उनमें से हमारा 2 मंदिर, एक राजराजेश्वर मंदिर तंजौर में स्थित वाला, और गंगईकोंडचोलपुरम के मंदिर के बारे में हमने विशेषता देखा। और ये आपको याद रखना है, इरातेश्वर मंदिर दारासुरम में स्थित है। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो मूर्ति कला के असंख्य नमूने मंदिरों की दीवारों पर सुरक्षित है। तो हमने आपको बताया कि जो उस टाइम का जो मंदिर हुआ करता था, जैसे कि ये सब मंदिर आप देख पा रहे हैं, तो इसके दीवार सब में भी कुछ ना कुछ कलाकारी किया गया है। तो मंदिरों की दीवारों पर सुरक्षित है मूर्ति कला के असंख्य नमूने। तो शैव मतावलंबी होने के कारण, यानी कि सब लोग शैव धर्म को ही मान रहे थे। कौन? तो चोल शासक सब। तो शैव मतावलंबी होने के कारण चोल राजाओं ने अधिक से अधिक शैव मूर्तियों का निर्माण कराया था। ये सारा मंदिर आपका शैव धर्म का ही एग्जाम्पल है। पाषाण की मूर्तियों के साथ साथ नटराज की कांस्य प्रतिमा विशेष उल्लेखनीय है। ये नटराज का जो कांस्य प्रतिमा है, तो आप देख पा रहे हैं। फिर तिरुमरंकुलम से प्राप्त नटराज की कांस्य प्रतिमा तिरुवलनकड्डू, ये मद्रास संग्रहालय में सुरक्षित है, से प्राप्त अर्धनारीश्वर शिव की मूर्ति विशेष है। तो ये सब आपको याद रखना है। ये सब फैक्चुअल चीज़ है। ये सब प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन यहाँ से आउट हो सकता है। तो नटराज की कांस्य प्रतिमा विशेष रूप से उल्लेखनीय है। अर्धनारीश्वर
शिव की मूर्ति। और इसके साथ साथ ब्रह्मा विष्णु लक्ष्मी कालिया नाग पर नृत्य करते बालक श्री कृष्ण आदि की प्रतिमाएं कलात्मक दृष्टि से उल्लेखनीय है। तो ये सब जिस प्रकार से हमने लिखा है आपको भी इसी प्रकार से लिख देना है। तो मंदिर का टॉपिक हमारा यहीं पे कंप्लीट हुआ। अब आगे बढ़ते हैं और कला के क्षेत्र में और क्या क्या हुआ उस सबको लिखते हैं। तो इसके साथ साथ चोल राजाओं ने सुंदर झीलों व नगरों का निर्माण कराया था। राजेंद्र द्वारा गंगैकोंडचोलपुरम नामक राजधानी की स्थापना, फिर चोल गंगम नामक विशाल तालाब का निर्माण इत्यादि इसका अच्छा उदाहरण है। यानी कि ये जो शासक हुए राजेंद्र चोल, तो इसके द्वारा गंगैकोंडचोलपुरम का स्थापना किया गया था और उसको राजधानी भी बनाया था। यानी कि गंगैकोंडचोलपुरम नामक राजधानी की स्थापना किया था, गंगैकोंडचोलपुरम को राजधानी बनाया था। यहाँ पे एक बहुत बड़ा तालाब बनाया था और बस यही दो चीज़ें। ये सब आपका तालाब का निर्माण इत्यादि इसका अच्छा उदाहरण माना जाता है। किसका अच्छा उदाहरण माना जाता है? तो सुंदर झीलों का और नगरों का। झील में आ गया ये तालाब, तो आपको याद रखना है, विशाल तालाब, और नगरों में गंगैकोंडचोलपुरम। अब देखते हैं चित्रकला में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ। तो चोल काल में चित्रकला का भी खूब विकास हुआ। इस काल में मंदिरों एवं महलों को सजाने के लिए दीवारों पर आकर्षक चित्र बनाया गया। हमने देखा था कि मंदिर के दीवारों में भी काफ़ी सारा चित्र बनाया हुआ है। मंदिर के स्तंभों पर भी मानव जीवन के सुंदर चित्रण किया गया है। चित्रकला भी ज़्यादातर धर्म से प्रभावित था। चित्रकला का अनुपम उदाहरण राक्षस को वध, यहाँ पे वध होगा, करते हुए दुर्गा का चित्र बनाया गया है। और इसके अलावे बृहदेश्वर के मंदिर में राजाराज के परिवार शिव की पूजा करते हुए चित्र बनाया गया है। इसमें खूबसूरत नक्काशी के प्रमाण मिलते हैं। जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं ये मंदिर का फ्रंट हिस्सा है, यानी कि गोपुरम प्रवेश द्वार, और इसी में आप देख पा रहे होंगे कि जितना सारा ये मूर्ति सब आपको नज़र आ रहा है और यहाँ पे जितना डिज़ाइन आपको नज़र आ रहा है ये सब, तो ये सब है कलाकारी जो हमने यहाँ पे लिखा है। और जितना सारा तथ्य हमने लिखा है इन सब का चित्र बनाया गया था। जैसे कि राक्षस को वध करते हुए दुर्गा देवी का आपको इमेज मिलेगा। बृहदेश्वर के मंदिर में राजाराज का जो परिवार था वो सब कोई शिव की पूजा करते हुए एक चित्र बनाया गया है। तो ये सब खूबसूरत नक्काशी का प्रमाण है, तो इसको आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट है तंजौर के मंदिर में बने चित्रों की समानता बहुत हद तक अजंता के भित्ति चित्रों से की जा सकती है। तो अजंता का जो चित्र सब था हमने पहले भी पढ़ा इस चीज़ को, और तंजौर मंदिर में जो चित्र सब बना हुआ है कहीं ना कहीं समानता देखी जा सकती है। चोल काल में कला अनूठा उदाहरण चोलकालीन नगर, यहाँ पे कला का होगा, कला का अनूठा उदाहरण चोलकालीन नगर है, झील है, तालाब इत्यादि भी थे। राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी गंगैकोंडचोलपुरम के निकट एक विशाल झील का निर्माण कराया था। यह हमने अभी भी पढ़ा, जिसके कोलेरून और बेलार नदियों का जल भर गया था और उनमें अनेक नहरें निकाली गई। तो सिंपल सा आप इतनी याद रखेंगे तो भी काम चल जाएगा कि विशाल झील का निर्माण करवाया था। बस ये लाइन अगर नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बस वहाँ से एक नहर निकाला गया था, यानी कि जब झील में पानी ज़्यादा हो गया था, पानी भर गया था बहुत ज़्यादा, तो वहाँ से बहुत सारा नहर वगैरह निकाला गया था। फिर है चोल काल में तमिल साहित्य के लिए स्वर्ण युग कहा जाता है। तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं साहित्यिक विकास। तो चोल काल में जो तमिल साहित्य है उसके लिए स्वर्ण युग था। इस समय अनेक काव्य ग्रंथों की रचना की गई थी। हमने प्रीलिम्स की क्लास में तमिल संगम के बारे में पढ़ा था, संगम काल के बारे में पढ़ा था। संगम काल आपको याद होगा तो हमने देखा था कि किस प्रकार तमिल ग्रंथों की वहाँ पे रचना की गई थी।
तो तमिल साहित्य के लिए ये एक स्वर्ण युग था। इस समय अनेक काव्य ग्रंथों की रचना की गई थी। तमिल लेखकों में सबसे प्रसिद्ध जयन गोंदार था, जो कोलोत्तुंग प्रथम के दरबारी कवि था। आपको ये सब याद रखना पड़ेगा, ये नाम सब। उन्होंने कलिंगतुपनी नामक ग्रंथ की रचना की थी। ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको तो भूलना ही नहीं है। कलिंगतुपनी नामक ग्रंथ की रचना किया गया था किनके द्वारा? तो जैन गोंदार के द्वारा। कोलोत्तुंग के कलिंग रामायण और रामावतारत की रचना की यह तमिल साहित्य महाकाव्य है। ये जो कलिंग रामायण है ये रामावतारम की रचना की एक तमिल साहित्य महाकाव्य है, ये आपको याद रखना है। और इसकी कथा वाल्मीकि रामायण की कथा से मिलती जुलती है। तो ये हो गया तमिल साहित्य के बारे में। तमिल साहित्य का स्वर्ण युग था। और आपको यहाँ पे सिर्फ कलिंगतुपनी नामक ग्रंथ को आपको याद रखना है, जो कि रामावतार के ही बारे में लिखा गया है। तमिल साहित्य का महाकाव्य है ये, और इसकी जो कथा है वो वाल्मीकि रामायण से ही मिलती जुलती है। अब है जैन विद्वान तिरुरक देव ने जीवक चिंतामणि, फिर जय गोंदार ने कलिंगतुपन्नी और कंबन ने रामावतारम नामक ग्रंथों की रचना की। अब हम लोग सारा साहित्य सब यहाँ पे डाल रहे हैं। बौद्ध विद्वान रसोलियम और एक अन्य बौद्ध विद्वान कुंडल केसी तथा कलद्रम नामक ग्रंथ लिखे थे। प्रसिद्ध विद्वान पुगलेंद और दंडिन भी इसी चोल वंश में हुए। वेंकट माधव ने परांतक प्रथम के साथ ऋग्वेद पर अपना भाष्य लिखा। राजा राज द्वितीय के समय में केशव स्वामिन ने नानार्थार्णव नामक कोश का संपादन किया। ये सब याद रखना थोड़ा तो डिफ़िकल्ट है, तो जितना आपको याद हो पाएगा लिखिएगा, अदरवाइज़ वर्ड आपका इनफ है। स्किप भी कर दीजिएगा तो भी कोई खास दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप लिख दीजिएगा तो आपके लिए अच्छा होगा। थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा यहाँ पे। अब कंक्लूज़न में डाल दीजिए बात। सारा तथ्य तो हमने लिख दिया, साहित्यिक विकास के बारे में, चित्रकला के बारे में, फिर मंदिर के बारे में, ये सब। तो निष्कर्ष में लिखिए कि उपयुक्त वर्णनों के आधार पर हम कह सकते हैं कि चोल काल में कला के क्षेत्र में अद्भुत विकास हुआ। सही बात है। जिस प्रकार से मंदिर का निर्माण यहाँ पे किया जा रहा है, आप देख पा रहे हैं, देख के ही आपको लग रहा होगा कि इस प्रकार का मंदिर अब तक तो कोई शासक नहीं बना पाया है। यहाँ पे एक पिलर भी अगर बनाया जा रहा है तो कितना मेहनत करके बनाया जा रहा है, उसमें कितना अच्छा डिज़ाइन दिया जा रहा है, वहाँ पे प्रतिमा स्थापित किया जा रहा है, और भी बहुत सारा कलाकारी किया जा रहा है, आप देख पा रहे होंगे। तो अद्भुत विकास हुआ। द्रविड़ शैली में सैकड़ों मंदिरों का चोल नरेशों ने इस क्षेत्र में असीम दिलचस्पी दिखाई। सही बात है। उतना ही उत्थान तमिल साहित्यों के क्षेत्र में भी हुआ। तमिल क्षेत्र में भी हमने देखा ये सब रचना सब। तो इस दौरान कई तमिल साहित्यों की रचना हुई और कई भारतीय ग्रंथों पर टीका लिखा गया। तमिल भाषा के अलावे संस्कृत भाषा की भी उत्थान हुआ था। तो संस्कृत भाषा के बारे में आपको यहाँ पे उतना मेंशन नहीं करना है, सिर्फ उत्थान हुआ था, हमने प्रीलिम्स में पढ़ा था। बाकी जितना सारा तथ्य था और जितना सारा यहाँ पे पॉइंट बन सकता था हमने अच्छे प्रकार से रखा, और डायग्राम के माध्यम से हमने चीज़ों को समझा भी। और इतना आपके लिए इनफ है एग्ज़ाम में राइटिंग करने के लिए। बहुत ज़्यादा डीप आपको यहाँ पे नहीं घुस जाना है। हालांकि हमने किसी भी चीज़ को छोड़ा नहीं, लगभग सारा चीज़ हमने बता दिया आपको। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारा एक और वीडियो आएगा, वो लास्ट वीडियो रहेगा पूरा का पूरा प्राचीन भारतीय इतिहास का। उसके बाद हमारा सिलेबस में टॉपिक जितना मेंशन है वो हमारा लगभग कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद भी हमें लगेगा कि कुछ क्वेश्चन ऐड करना चाहिए, तो वो हम लोग ऐड करके आपको ग्रुप में दे देंगे। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।